नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरी सियासत को गर्म कर रहा है इस समय पर पूरे देश भर में, खासकर राजधानी दिल्ली के अंदर। देखिए, राजधानी दिल्ली में चुनाव है और चुनाव जब होते हैं तो चुनाव होने चाहिए। क्राइम को कैसे कम किया जाए, करप्शन को कैसे कम किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी को कैसे हटाया जाए, लोगों को रोज़गार मिले, बिजली पानी के मुद्दे पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन दिल्ली की ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव पूरी राजधानी का हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने ऐसा उभर कर सामने आया है जिसे बताया जा रहा है कि इसने पूरी सियासत को हिला कर रख दिया है। ये मुद्दा है शीश महल का। आखिर क्या रियलिटी है शीश महल की, क्या है ये पूरा केस, ये आपको बताने वाले हैं। शीला दीक्षित के 13 एसी जो उनके सीएम हाउस में होते थे, वहाँ से लेकर अरविंद केजरीवाल के 50 एसी तक, ये क्या हकीकत है इनकी, ये आपको बताएंगे। क्या शीश महल के अंदर मिनी बार है, स्विमिंग पूल है, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, इनकी हकीकत क्या है। और आखिर क्यों इतना कंट्रोवर्शियल इतिहास रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के आवास का, जितने भी सीएम हाउसेज रहे दिल्ली में, तो क्या इनका पूरा इतिहास रहा है, ये भी आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। पूरा ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम और भी ऐसे बेहतर वीडियोज़ आपके लेकर आते रहें। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो देखिए, शुरुआत होती है 1952 से। 1952 वो साल था जब दिल्ली में पहली दफ़ा चुनाव हुए और चुनाव से जो जनता के प्रतिनिधि चुनकर आए थे वो थे कांग्रेस पार्टी के चौधरी ब्रह्म प्रकाश, जो कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इसके बाद 1956 आया। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के तहत दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और ये यूनियन टेरिटरी बनते ही दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको एबोलिश कर दिया जाता है। अब यहाँ से जो दिल्ली थी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये प्रेसिडेंशियल रूल जो था, एक तरह से प्रेसिडेंट के अंडर आती थी। यहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में इसके सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो काम करते थे। लेकिन यहाँ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो एक बार दोबारा से उसका शुरुआत होती है। ये कब हुआ? जब दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि दिल्ली एनसीटी जो आप लिखते हैं, जो आप सुनते हैं, इसको बनाया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली को 69th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। जब ये किया जाता है तब ये साल था 1992, 1952 में ये हुआ और यहाँ से ही अगले साल ही 1993 में दिल्ली के फिर से एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं। ये जो चुनाव हुए थे 93 में, यहाँ से जो दिल्ली के सीएम बने थे वो थे भारतीय जनता पार्टी के मदन लाल खुराना। खुराना जी जब सीएम बने, उन्हें एक आवास जो था उनका, जो अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस होगा, इसके लिए उन्हें एक मकान दिया गया जो कि दिल्ली विधानसभा के बहुत ही नज़दीक था। इस मकान का, इस बंगले का एड्रेस था 33 शामनाथ मार्ग। ये 33 शामनाथ मार्ग ऑफिशियल रेसिडेंस चुना गया सीएम का दिल्ली के। लेकिन इस बंगले के पीछे भी कुछ कहानियाँ थीं। इस बंगले के बारे में कहा जाता था, इसकी एक ऐसी रेपुटेशन थी कि ये हॉन्टेड है, भूतिया है और इस तरह से शापित है कि जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी यहाँ पे रहेगा वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकता। खैर, ये जो चीज़ें थी, इन सारे रूमर्स के तहत भी मदन लाल खुराना जो थे, क्योंकि उन्हें दिल्ली का शेर कहा जाता था, ये टाइटल भी उन्हें मिला था, तो मदन लाल खुराना ने यहाँ पे इस बंगले को एक्सेप्ट किया। लेकिन बताया यह जाता है कि वो शुरुआत के 6 महीने में इस बंगले में नहीं रहे। शुरुआती 6 महीने उन्होंने अपने कीर्ति नगर में, उनका रेसिडेंस हुआ करता है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ से उन्हें कम्यूट करने में, आने जाने में आसानी रहती थी, जहाँ पे उनके दफ्तर हुआ करते थे। तो इस वजह से वो शुरुआत के 6 महीने यहाँ नहीं रहे, लेकिन उसके बाद इस बंगले में आकर 33 शामनाथ मार्ग में आकर वो रहे। दोस्तों, अनअकैडमी आपकी तैयारी को, एग्जाम प्रिपरेशन को हमेशा से आसान बनाता हुआ आया है और हमारी टीम का भी फोकस रहता है कि कैसे आखिर आपकी तैयारी को मजबूत बनाया जाए। तो आपकी इसी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीकली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स, एनसीईआरटी नोट समरीज और फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और ये सभी कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही। देखिए, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आपको हेल्प करेगी कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं आप उसमें हमेशा अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सभी जानते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। इसके अलावा वीकली न्यूज एनालिसिस, देखिए देश दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है, खबरों में क्या आ रहा है, इसकी अगर एक वीकली एनालिसिस आपको मिल जाए तो ये आप जानते हैं आपकी तैयारी को कितना अच्छा बना सकती है, और ये भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साथ ही एनसीईआरटी नोट्स की समरीज भी यहाँ आपको मिल जाती हैं, यानी
कि आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद प्रॉपर फैक्ट्स भी यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो है आपके प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, ये भी आप यहाँ अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ करना ये है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही आप ये सारी ही चीज़ें अवेल कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये आपका एक बहुत ही बड़ा और बेहतर स्टेप होगा अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे अपने एपिसोड में। खैर, जैसे ही यहाँ पे वो आते हैं, इसके बाद में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि 1996 आया, जैन हवाला केस एक हुआ था भारत के अंदर, एक बहुत ही बड़ा केस था। और इस केस के तहत मदन लाल खुराना जी को अपना रेजिग्नेशन सौंपना पड़ता है। जैसे ही ये बात हुई कि सामने कि सीएम को रेजिग्नेशन अपना सौंपना पड़ा, तो फिर से वो जो रूमर्स थे, वो जो कहानियाँ थीं, भ्रांतियाँ थीं कि ये जो सीएम हाउस है इस समय पर 33 शामनाथ मार्ग, ये हॉन्टेड है, शापित है और कोई भी अपना टेन्योर इसमें पूरा नहीं कर पाता। तो ये एक बार फिर से उठने लगी थी। कुछ समय तक ये बंगला जो था वो खाली रहा, वीरान रहा। और इसके साथ बाद में आगे जाके बाद की जो सरकारें आई हैं, उनमें दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया कि इसे स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया जाए। और ख़ासकर इस समय पर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इस सरकार के अंडर इस बंगले को बनाया गया 33 शामनाथ मार्ग को हेडक्वार्टर दिल्ली डायलॉग कमीशन का। तो इस समय पर ये जो आप अगर देखेंगे, दिल्ली डायलॉग कमीशन जो है वो 33 शामनाथ मार्ग पर ही वही बंगला था जो कि पहली बार मदन लाल खुराना जी को दिया था, अलॉट किया था जब वो सीएम थे। खैर, खुराना जी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं साहिब सिंह वर्मा जी। साहिब सिंह वर्मा जी ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का कारभार संभाला तो उन्हें एक नया बंगला दिया गया जिसका एड्रेस था 9 शामनाथ मार्ग। अब ये जो बंगला था, ये कुछ ही मीटर्स की दूरी पर था पुराने पहले ऑफिशियल रेजिडेंस से जो सीएम का हुआ करता था। लेकिन ये जो बंगला था, इसके बारे में ये कहते हैं कि साहिब सिंह वर्मा जी बहुत ही कम समय यहाँ पे रहे। ज़्यादातर उन्होंने इस बंगले को बनाया हुआ था जिससे कि वो मीटिंग कर सकें, उनके जो बाकी सेक्रेटरीट के काम है वहाँ से क्योंकि नज़दीक पड़ता था, तो उस वजह से यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह के लिए ज़्यादा इसको सोशल गैदरिंग्स के लिए इसको यूज़ किया जाता था। खासकर वो अपने घर पे ही ज़्यादातर रहते थे। ये सब बातें सामने आती हैं। खैर, साहिब सिंह वर्मा जी को रिप्लेस किया जाता है बीजेपी के द्वारा ही सुषमा स्वराज के नाम से। सुषमा स्वराज यहाँ पे अब आती हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती हैं। एक समय वो भी था यहाँ पे, उनका जो बंगला था वो भी यहीं पे रहता है। लेकिन फिर बाद में ये जो 9 शामनाथ मार्ग था, इसे आगे जाके कई सारे मिनिस्टर्स को दिया गया। ये आप देखिए कि दिल्ली में कभी भी कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर रेसिडेंस नहीं है किसी भी सीएम का। सारे ही सीएम जो भी रहे हैं वो अलग अलग बंगलों में ही रहे हैं हमेशा से। तो अब खैर, यहाँ पे ये जो बंगला था, इसके बारे में आगे इसका क्या हुआ ये भी जान लीजिए। ये आगे मिनिस्टर्स को दिया गया, जैसे कि अरविंद सिंह लवली को दिया गया बाद शीला दीक्षित के टेन्योर में। और उसके बाद अभी इस समय पर ये जो बंगला है वो दिल्ली के जो असेंबली स्पीकर है राम निवास गोयल जी, उनके पास मौजूद है। ये वो वहाँ पर रह रहे हैं उस बंगले में। अब आप कहानी सुनिए कि अब शीला दीक्षित जब पावर में आती हैं, सुषमा स्वराज के एक बहुत ही ब्रीफ टेन्योर सुषमा स्वराज का रहा था कुछ ही दिनों का। अब जब शीला दीक्षित पावर में आई तो उन्हें, क्योंकि रजीम जो थी वो पूरी चेंज हो चुकी थी, तो दिल्ली सेक्रेटरीट जो है उसका एड्रेस भी बदलना तय था। शीला दीक्षित को इस समय पर बताते हैं कि न्यू दिल्ली गवर्नमेंट का जो ऑफिस था वो आईटीओ पर होता था, और वहाँ से कम्यूट करने के लिए वहाँ से जो नज़दीकी एक बंगला है उसे अलॉट किया जाना था शीला दीक्षित को। तो ये जो बंगला था शीला दीक्षित को वो दिया गया 17 AB मथुरा रोड पर। ये एड्रेस जो था, यहाँ पे शीला दीक्षित पहली बार सीएम बनते ही इस बंगले में रहीं। पहले 5 साल जो उनके टेन्योर के थे उन्होंने इसी बंगले में गुजारे, यहीं पे रहती थी। ये जो बंगला था करीबन 2 फ्लोर थे उसमें। इसके अलावा उसका एरिया भी अच्छा था, चीज़ें भी सही थी। लेकिन यहाँ से शीला दीक्षित का बताया जाता है कि वो सेम फ्लैट में इस समय पर जो शीला दीक्षित उस समय रही थी उसमें सेम फ्लैट में बाद में आके मनीष सिसोदिया भी रहे। उसके बाद आतिशी जो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनको भी यही बंगला अलॉट हुआ था, ये उन्होंने लिया था इसके बाद। लेकिन शीला दीक्षित के टेन्योर में क्या हुआ, आप थोड़ा सा इसको आप जानिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहीं से ये जो सारा कहानी है शीश महल की वो शुरू हुई है। मथुरा रेजिडेंस जो था, ये मथुरा रोड पर, ये जो शीला दीक्षित का 13 AB रोड, इसको 2 कारणों से दिया गया था। एक तो यहाँ से पास में था जो उनका सेक्रेटरीट हुआ करता था वहाँ से, लेकिन इसके संग कुछ दिक्कतें भी थीं जिसकी वजह शीला दीक्षित को ये बंगला जो था उसको चेंज करने का उन्होंने प्रपोजल सौंपा अपने सेकंड टर्म में, जो उनका दूसरा टर्म आने वाला था। हुआ क्या कि उनके जो पर्सनल जो उनके सेक्रेटरी रहे AK त्रिपाठी जी, उनका भी कहना है कि क्या था कि प्रगति मैदान के जस्ट सामने ही ये बंगला पड़ता था। प्रगति मैदान में आप सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे मेले लगते हैं, फेयर्स होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक का रोज़ दिक्कत होता था, दूसरी चीज़ जो थी यहाँ से कि ट्रैफिक के अलावा
काफ़ी सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ भी देखने को मिलते थे। अब सीएम हैं दिल्ली की, तो सिक्योरिटी इशू बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इन सबको प्रोटोकॉल्स होते हैं काफ़ी सारे, तो उनको भी, जनता को भी उससे प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए शीला दीक्षित का एक प्रपोज़ल आया कि अब ये बंगले को हम चेंज करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला बंगला शीला दीक्षित का सामने आता है वो था 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग। ये जो बंगला था, अब यहाँ से शीश महल का जो कंट्रोवर्सी, जो उस समय पर अरविंद केजरीवाल जब सरकार में आए भी नहीं थे तभी भी उन्होंने उठाया था इस मुद्दे को, ये यहीं से, इसी बंगले से शुरू हुई थी, 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग। तो अब कंट्रोवर्सी किस तरह से शुरू हुई कि देखिए, शीला दीक्षित के पास ये जो बंगला था, इससे पहले यहाँ पे जो दिल्ली के एलजी हुआ करते थे उस समय वो रहा करते थे। बाद में कई 2 और एलजी आए, वो भी जब बदले, उसके बाद जब उन्होंने वेकेट किया इस बंगले को, तो शीला दीक्षित को यहाँ पे 2004 में ये बंगला मिलता है। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग ये जो बंगला था, टाइप 8 कैटेगरी का जो श्रेणी होती है बंगलों की, उसका एक बंगला हुआ करता था। 5 बेडरूम बंगलो था। 1920 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बहुत ही पुराना भी था और ख़ासकर 3.5 एकड़ के एरिया में फैला हुआ था। तो ये जो बहुत बड़ा एक अच्छा खासा एरिया था वो यहाँ पे मिला था शीला दीक्षित को, और उन्होंने इसके बाद इसी बंगले के अंदर अपने जो आगे के 9 साल थे, जब तक वो सरकार में रही हैं 2013 तक, तब तक इसी बंगले में रही हैं शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन अब शीला दीक्षित के बाद 2013 के बाद आने वाली थी आम आदमी पार्टी, आने वाले थे अरविंद केजरीवाल। यहाँ से क्या होता है कि जब शीला दीक्षित का टेन्योर ख़त्म हुआ, इसके बाद इस बंगले को उस समय के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, मनमोहन सिंह, उनको दिया गया। उसके लिए काफ़ी सारे उसमें रेनोवेशन कराया गया, क्योंकि फ्लोर ख़राब हो रहा था, रूफ़ ख़राब हो रहा था, छत ख़राब हो रही थी, कुछ एक्स्ट्रा एक रूम भी बनाना था, तो इसके चलते यहाँ पे उसमें रेनोवेशन भी कराया गया। ये बताया जाता है कि मनमोहन सिंह जी के लिए करीबन इस बंगले में 35 लाख का रेनोवेशन हुआ था, और इस 35 लाख के रेनोवेशन को यहाँ पे मंजूरी दी गई थी। उसके बाद में तब जाके मनमोहन सिंह यहाँ पे रहना उनका शुरू हुआ था। तो ये कई सारी चीज़ें जो थीं वो इस बंगले के साथ लगातार जुड़ी रहीं। खैर, जैसे ही शीला दीक्षित का टेन्योर ख़त्म होता है, इसके बाद एक आरटीआई लगाई जाती है। एक ऐसी आरटीआई सामने आई जिसमें मांगा गया पूरा ब्यौरा कि आखिर इस बंगले में शीला दीक्षित के टेन्योर के समय पर क्या क्या रेनोवेशन हुए और क्या क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो इस बंगले में लगे हैं। इस आरटीआई में सामने निकल कर आया था कि करीबन 31 एयर कंडीशनर लगे थे, 15 डेजर्ट कूलर लगे थे, 25 हीटर थे, 16 एयर प्यूरीफायर थे और 12 गीज़र्स लगे थे। ये जब सामने आई बात उस आरटीआई के तहत, उसका संज्ञान लेते हुए, उसका जवाब देते हुए, तो यहाँ पे बताया गया कि करीबन 16.81 लाख का, यानी 16,81,000 रुपये का इलेक्ट्रिकल रेनोवेशन किया गया है इस पूरे बंगले के अंदर, अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर, यानी शीला दीक्षित के द्वारा इसमें ये रेनोवेशन कराया गया है। अब जब ये सारी बातें सामने आई, इसके बाद आपको जैसा हमने बताया कि मनमोहन सिंह जी को ये बंगला दिया गया था, क्योंकि उसका फ्लोर, रूफ़, उसके प्लास्टर जो थे वो डैमेज हो रहे थे। करीबन 35 लाख की इसमें कॉस्ट लगी थी पूरी। उसके बाद मनमोहन सिंह ने यहाँ पे रहना शुरू किया। शीला दीक्षित अपने इस बंगले को छोड़ने के बाद में 2000 स्क्वायर फीट के करीबन 3 बेडरूम फ्लैट में एक प्राइवेट अपार्टमेंट जो हुआ करता है फिरोज शाह रोड पर, वहाँ पर जाके शिफ्ट हो गई थी। लेकिन ये जो बंगला था 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, इसका भी चैप्टर अब यहाँ से ख़त्म हो चुका था। खैर, ये बात जो उठी थी कि इतने एसी, इतने एयर प्यूरीफायर लगे हैं, इतने गीज़र्स लगे हैं, इसको उस समय की जो एक सरकार ऐसी आने वाली थी, आम आदमी पार्टी, जिसके अगले मुख्यमंत्री जो थे दिल्ली के, आम आदमी पार्टी से ही बनने वाले थे, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने खुद ये मुद्दा उठाया था। उस समय पर केजरीवाल का ये कहना था, उन्होंने ट्वीट भी किया था इस पर, उन्होंने कहा कि इतने एसीज़ की क्या ज़रूरत है, और हमें तो ये भी पता चला है कि यहाँ तक कि बाथरूम के अंदर भी एसी लगा हुआ था, टॉयलेट के अंदर भी एसी लगवाया गया था। और किस तरह से दिल्ली की जनता का पैसा शीला दीक्षित ने या उस पर्टिकुलर पार्टी ने बर्बाद किया, इस तरह की कई सारी बातें आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाई गई। खैर, अब ये सब चीज़ें जो हैं, ये शुरुआत हो चुकी 2013 से, लेकिन अब आगे जाते जाते कैसे अरविंद केजरीवाल पर भी इसी तरह के आरोप लगने लगे, यही पूरी शीश महल कंट्रोवर्सी है। इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताते हैं। तो अब ये करीबन दिसंबर 2013 की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री नए बनते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के चीफ। उन्हें बंगला अलॉट किया जाता है एक नया, क्योंकि आपने देखा कि कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री सेम उन्हीं एक बंगले में नहीं रहते हैं, अलग अलग उनके सहूलियतों के हिसाब से उनके नए बंगले दिए जाते हैं उन्हें। उसके बाद में जब उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो या तो वो उस बंगले को उन्हें छोड़ना तो पड़ता ही है, उसके बाद में या तो खुद का कोई प्रॉपर्टी या अपनी किसी रेंट करके किसी प्रॉपर्टी पे वो रहना शुरू करते हैं, और वो जो बंगला है वो पीडब्ल्यूडी को, सीपीडब्ल्यूडी को दे दिया जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस रहता है। खैर, आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल अब यहाँ पे सीएम बनते हैं दिल्ली के, तो उन्हें 2 डुप्लेक्स फ्लैट अलॉट किए जाते हैं सबसे पहले। और ये डुप्लेक्स फ्लैट जो थे, जिसमें
5 रूम हुआ करते थे ईच, दोनों ही डुप्लेक्सेस में 5-5 रूम हुआ करते थे। ये इन्हें भगवान दास रोड नई दिल्ली पर अलॉट किया जाता है। शुरुआत में वो यहाँ पे रहना शुरू करते हैं। 2 इसलिए थे क्योंकि एक उनके पर्सनल लिविंग के लिए, उनके रहने करने के लिए, और दूसरा उनका जो ऑफिस स्पेस होगा उसके लिए उन्होंने यहाँ पे ये जो 2 डुप्लेक्सेस थे उसको लेने की हामी भरी थी। ये उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना था कि वीआईपी कल्चर को वो अपोज कर रहे हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट सरकारी अलॉटेड बंगले में नहीं रहेंगे। और यहाँ पे उनका ये भी कहना था कि वो इस वजह से 2014 में उन्होंने यहीं पे शिफ्ट किया था, जो भगवान दास रोड पे जो 2 डुप्लेक्सेस थे, क्योंकि वो किसी भी वीआईपी कल्चर के जो साइंस हैं, जो एक उसकी प्रथा चली आ रही है, उसे यूज़ करना नहीं चाहते। वो एक आम आदमी और आम आदमी की तरह ही रहना चाहते हैं। लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये जो 2015 में अगले ही साल 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर सिविल लाइंस में नई दिल्ली के अंदर यहाँ पे एक 1942 का बना हुआ एक बंगला था, जो कि जिसे पीडब्ल्यूडी ओन करता था। इस बंगले में करीबन 5 बेडरूम्स थे, एक सेपरेट ऑफिस स्पेस था। इससे अलॉट किया जाता है अरविंद केजरीवाल जी को। ये एक गवर्नमेंट बंगलो जिसमें वो अब आके रहने लगे। शुरुआत हो गई थी यहाँ से 2015 से। 6 फ्लैगस्टाफ रोड ये एड्रेस हुआ करता था। अब केजरीवाल जी जब यहाँ पे रहना शुरू करे तो वो अपनी फैमिली के साथ आए थे, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। जो उनका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म था 2015 में जो आया, उसी समय से 5 साल करीबन यहाँ पे रहते हैं। लेकिन 5 साल बाद आपने भी देखा और पूरी दुनिया भर ने देखा कि कोविड आया था, और कोविड में महामारी इस तरह की कि पूरी दुनिया उससे सन्न थी। लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, लोगों को रहने करने की दिक्कत आ रही थी, एक जगह से दूसरे जाने के लिए लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इस समय पर कुछ रेनोवेशन जो थे वो शुरू होते हैं केजरीवाल जी के 6 फ्लैगस्टाफ रोड के बंगले के अंदर। बताया ये गया कि कुछ रेनोवेशन जो थे उसे कराया जाना था, क्योंकि बहुत ही पुराना बंगला था, 1942 का बना हुआ था। उसमें कई सारे फ्लोर में दिक्कत थी, रूफ में दिक्कत थी, जो सीलिंग्स थी उसमें दिक्कत आ रही थी। तो उसकी वजह से जो वॉल थी वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। तो इस वजह से इसमें कुछ रिनोवेशंस कराने की एक प्रपोजल था, वो दिया गया। बताया ये गया कि रिपेयर करना है बंगलों के रूफ़ को। कोविड के समय पर ही ये सब हो रहा था। उसमें जो रेनोवेशन जब शुरू हुआ तो जो टॉयलेट थी उसका जो रूफ़ था, जो उसकी छत थी, वो गिर भी गई थी। अब जब ये गिरी तो यहाँ से जब ये खबर सामने आई कि भाई रेनोवेशन के दौरान ही जो टॉयलेट की छत है वो गिर गई है, तो अब यहाँ पे एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा स्ट्रक्चर का, पूरे बंगले के, कि आखिर ये रहने के लिए सीएम के, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके रहने के लिए सही है भी या नहीं। तो अब एक सेफ्टी ऑडिट किया गया एंटायर हाउस का, पूरे घर का। और इस रेनोवेशन के बाद ये जो सेफ्टी ऑडिट हुआ था, इसकी रिपोर्ट जब आई तो उसमें पता चला मार्च 2020 में ही, ये सेम टाइम है जब कोविड शुरू ही हुआ था, ये पता चला कि भाई ये जो पूरा घर है इसको आप रेनोवेट नहीं कर सकते, इसको आप रीमॉडलिंग इसकी नहीं कर सकते हैं, इसे आपको तोड़कर पूरा बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आम आदमी पार्टी से ही सत्येंद्र जैन जो थे, उन्होंने प्रपोज़ किया कि रीमॉडलिंग पहले कर सकते हैं इस रेसिडेंस की, ग्राउंड फ्लोर की, और साथ ही साथ में इसमें एक और एक स्टोरी जो बिल्डिंग है वो भी यहाँ पे बना दी जाएगी। और इसको मोस्ट अर्जेंट डिक्लेयर किया गया था यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी इस काम को करना है। तेज़ी से इस काम को करने के लिए महज 3 महीने के बाद जुलाई 2020 में फ्रेश कंस्ट्रक्शन जो था वो प्रॉपर्टी का शुरू कर दिया जाता है। रीमॉडलिंग जो थी वो नहीं की जा सकती थी, ये सामने आया एक रिपोर्ट में, क्योंकि बंगले की जो हालत है उसमें रीमॉडलिंग करने से कुछ ज़्यादा होगा नहीं बेहतर, तो इसको एक बार दोबारा से बनाया जाए। ये कहा गया था साफ साफ उसमें कि क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल फ्लोर कुड नॉट बी डन इन दिस एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है उस पर आप दोबारा से कुछ नहीं बना सकते हैं, तो अब नई पूरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। खैर, जब ये पूरा काम चला शुरू हुआ, इसमें शुरुआती बजट बताया जाता है करीबन 7 करोड़ का जो बजट था वो दिखाया गया था, बताया गया था कि 7 करोड़ कुछ लाख का जो बजट है वो यहाँ लगेगा इसके रिकन्स्ट्रक्शन में। और उसके बाद ये जो बंगला है 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर केजरीवाल जी का वो बनेगा। यहीं से पहली बार शीश महल का नाम सामने आया। ये कैसे हुआ कि कोविड का दौर चल रहा था, 7 करोड़ का जो रेनोवेशन था वो कराया जा रहा था, पूरा नया बंगला बनाया जा रहा था। बीजेपी दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र सचदेवा, इन्होंने यहाँ पे सवाल उठाया और पहली बार ये जो टर्म था शीश महल, ये इन्होंने यहाँ से आगे इसको कॉइन किया था। उन्होंने कहा कि कोविड में जब पेंडेमिक चल रहा है, लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, तब अरविंद केजरीवाल अपना इतने करोड़ का करीबन का नया घर बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे और ये अपना शीश महल बनवा रहे हैं यहाँ पे, ग्लास पैलेस। तो अब ये टर्म यहाँ से उठा। लेकिन हुआ क्या, कोविड बीत गया,
2 साल 3 साल निकल गए। 2023 मार्च की बात है, मई की बात है, 8 मई 2023 को सीनियर कांग्रेस लीडर अजय माकन के द्वारा एक कंप्लेंट की जाती है। ऑडिट किया जाए, देखा जाए कि आखिर इंक्वायरी की जाए कि क्या एक्सपेंडिचर इस बंगले को बनने के अंदर लगा है। ये जो शीश महल जिसको कहा जा रहा है 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, अरविंद केजरीवाल के बंगले को, इसमें आखिर खर्चा ओवरऑल आया कितना है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उस समय वी के सक्सेना जी, उन्होंने उस समय के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी को ये कहा कि एक इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वॉयलेशन हुआ है यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स का, जो भी खर्चा था उसका सीएम के बंगलों में, इस पर एक इंक्वायरी की जाए। अब ये इंक्वायरी जो थी जब ये शुरू होने वाली थी तो यहाँ पे आप देखिए कि अगस्त 2024 को सामने CPWD ने ये बताया कि कुछ इसमें दिक्कतें जो हैं उनको देखा जा सकता है। इसी के तहत यहाँ पे CPWD ने अपने 3 इंजीनियर्स को भी सस्पेंड किया। यानी इंटरनली अगर आप देखें तो कई सारी चीज़ें सामने देखने को मिली। 3 इंजीनियर्स को यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है। बताया गया कि उनका रोल था इरेगुलरिटीज़ में, कंस्ट्रक्शन में 6 फ्लैग स्टाफ रोड के केजरीवाल जी के बंगले के। उसके बाद दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टरेट ने PWD को कहा कि आप एक जांच कराइए और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करिए, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें आप सारा कुछ बताएंगे कि क्या क्या जो लेविश आइटम्स हैं वो इस बंगले में यूज़ किए गए हैं, जिससे कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 35 करोड़ तक हो गया है। आप देखिए कि 7 करोड़ से जो स्टार्टिंग थी वो 35 करोड़ तक हो गया था। तो इस तरह की जो बातें सामने आई, इसके लिए ये जांच जो थी सारी वो कराई जा रही थी कुल मिलाकर। केजरीवाल जी ने, खैर आप सभी जानते होंगे कि जो दिल्ली लिकर स्कैम था और ये जो चीज़ें थी, ये केस जो पूरा लगा उसकी वजह से उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। उसके बाद अक्टूबर 2024 में जब वो यहाँ से निकले हैं बाहर, तो फिर उन्होंने अपना जो CM का पद था उससे भी इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद में उन्होंने उस पद को उन्होंने छोड़ा यहाँ से। उसके बाद उनको एक घर भी जो था 6 फ्लैग स्टाफ रोड, इसको भी छोड़ना पड़ा। और फिर ये घर जो था वो PWD के पोजीशन में चला जाता है, जैसा कि दिल्ली का प्रोसेस है CM हाउसेस का। लेकिन इसके बाद अब ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, क्या था पूरा शीश महल का एक स्टोरी, ये केस क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आई, वो अब आ रही हैं दिल्ली चुनाव के, जब दिल्ली चुनाव आ चुका है। आप ये देखें कि करीबन 2013 में पहली बार केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया शीला दीक्षित के लिए, फिर 2020 में बीजेपी ने केजरीवाल जी के लिए मुद्दा उठाया, 2023 2024 लगातार ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन दिल्ली चुनाव जब आ चुका है 2025 में, तब ये मुद्दा उठ रहा है और ये बताया जा रहा है कि करीबन 33 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए, जो कि इनिशियल बजट बताया गया था 7.9 करोड़ का, उससे कई ज़्यादा रुपए यहाँ पे स्पेंड किए गए, खर्च किए गए। इसमें बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं एक सुधांशु त्रिवेदी, उनका ये कहना है, उन्होंने एक बहुत ही एक ऐसा पॉइंट उठाया है जिस पर जवाब कई लोग मांग रहे हैं, और इस पर जवाब इस तरह से मांगा जा रहा है कि आखिर इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है। ये उन्होंने सवाल उठाया है कि दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल एक है, उसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ से जो भी ऊपर की जो खरीद होगी उसका सारा ब्यौरा LG तक जाएगा, उसका आपको जांच उसके बारे में बताना पड़ेगा LG को। लेकिन यहाँ पे शीश महल के जब ऑडिट्स निकाले गए, जब उसके सारे बिल्स निकाले गए, तो वहाँ पे उस रेनोवेशन में जो कि 33-35 करोड़ करीबन का जो रेनोवेशन हुआ है, उसमें जितने भी सारे बिल बने हैं उन्हें 10 करोड़ के लगभग तो रखा गया है, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाने दिया है, जिससे कि वो LG के पास ना पहुँच जाए। 1 सितंबर 2020 का एक बिल है जिसमें जो शुरुआती हुई थी इस रेनोवेशन की, इसको कंस्ट्रक्ट करने की, नए बंगले को, तब वो बिल आता है 8 करोड़ रुपए का। अगला बिल जो है वो 22 जनवरी 2021 का है, वो 9.9 करोड़ रुपीज़ का है, 9.9 करोड़ 9 लाख रुपए का। 29 जून का एक बिल है, वो 9 करोड़ 34 लाख रुपए का। और इसके बाद एक एक्सपेंडिचर जिसके बारे में बहुत बीजेपी ने भी दावा किया है कि ये तो आप देखिए हद हो गई है यहाँ पे, वो एक्सपेंडिचर है 9 करोड़ 99 लाख रुपए का। यानी कि 10 करोड़ से ऊपर नहीं ले जाना था किसी भी एक्सपेंडिचर के बिल को, किसी भी खर्चे को, उसके लिए इन्हें बिल्कुल बाउंड्री तक रखा गया है। तो किस तरह से यहाँ पे काम किया गया है बहुत ही स्मार्टली, ये इस तरह का बीजेपी जो है वो दावा कर रही है। खैर, जितना भी ये इशू है ये अब फोकल पॉइंट बन चुका है एक तरह से पूरे इलेक्शन का। विडंबना ये है कि करप्शन पर, बेरोज़गारी पर, क्राइम पर दिल्ली के अंदर, यमुना को साफ़ करने पर, नल, पानी, बिजली, इन पर जब चुनाव होना चाहिए था, कैसे रोज़गार दिया जाए, कैसे स्टार्टअप्स के लिए दिल्ली को कुछ एक अलग ही, दिल्ली का जो आप एक विज़न देखते हैं कि हम इसको लंदन बना देंगे, हम इसको ऑस्ट्रेलिया बना देंगे, हम इसे न्यूयॉर्क बना देंगे, इन सब पर काम नहीं किया जा रहा है। अब ये जो मुद्दा है वो कुल मिलाकर शीश महल पर आकर अटक चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, क्या ये शीश महल, ये जो मुद्दे हैं कि CM हाउस में इतना इतना एक्सपेंडिचर हुआ, क्या ये अकेले मुद्दे हैं?
भारत में इससे भी पहले कई सारे केसेस हो चुके हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। कई बार इस तरह के केसेस जो हैं वो सामने आते हैं। खैर, हुआ क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है, आम आदमी पार्टी को लगातार पैंडमिक के दौरान इतना खर्चा किया आपने, और ये जो एक्सपेंडिचर किस तरह से यहाँ तक पहुँच गया, उसको शीश महल का टैग देकर एक कंट्रोवर्सी पूरी बनी हुई है यहाँ पे। सीएजी की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है इस पर? सीएजी की रिपोर्ट जो है उसने कई सारी इरेगुलरिटीज़ को बताया है रेनोवेशन प्रोसेस के अंदर। पहला तो उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पे कि जो ऑडिट था, ऑडिट जब हुआ तो उसमें एक हाईलाइट किया उन्होंने कि डाइवर्जन ऑफ फंड हुआ है, यानी डाइवर्जन ऑफ 19.8 करोड़ रुपीज़ जो कि स्टाफ ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के लिए था, इसका भी यहाँ पे डाइवर्जन हुआ है। साथ ही साथ में पीडब्ल्यूडी ने ये भी कहा है कि जो भी टेंडर दिए गए ये अपनी मर्ज़ी से दिए गए, यानी कि जो ठेकेदार होते हैं, जो आते हैं टेंडर लेने के लिए, जो कंपनीज़ होती हैं रेनोवेशन करने के लिए, उसके बाद बंगला बन रहा है तो उसको तोड़ा भी जाएगा पहले, उसका टेंडर जो होता है, ये सभी इस तरह से दिए गए हैं कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। जिन लोगों को देने थे उन्हीं को दे दिए गए हैं। प्रॉपरली जो एक ट्रांसपेरेंट होता है ये पूरा प्रोसेस, वो नहीं रखा गया। और ख़ासकर यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड टेंडरिंग की गई है, यानी कि कुछ एक आदमी को आपने सोच कर रखा है, इसी को हम अपना ये जो काम है वो देंगे, और उसको दे दिया गया। कई सारी इस तरह की चीज़ सामने आती है। अच्छा, ये जो बंगला है करीबन 21,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है, 50 उसमें एसी हैं, 250 टन के एयर कंडीशनिंग प्लांट है, टॉयलेट सीट जो है उसकी कीमत बताई जा रही है 12 करोड़ रुपए की, टीवी का कॉस्ट बताया जा रहा है 28 लाख रुपए का। बीजेपी का ये भी आरोप है कि यहाँ पे 10 करोड़ तो खर्च किया गया है लेविश इंटीरियर्स में, मतलब जो घर के अंदर साज सज्जा का जो सामान होता है उसमें। 12 लार्ज शैंडिलियर्स हैं इसमें, 57 सीलिंग फैंस लगाए गए हैं, हैंडमेड कारपेट है 50 लाख रुपए का, और ख़ासकर ब्रास की रेलिंग्स हैं, स्टेयरकेस जो जीने हैं वो 41 लाख रुपए के लगाए गए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं, बताई गई हैं बीजेपी के द्वारा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार। लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि अब जब जांच में इस पूरे प्रॉपर्टी को ले लिया गया है तो इसके बाद उसका अंदर से कोई वीडियो निकल कर सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर आप ये बताना चाहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में ये निकला है तो इसके साथ एक पूरा प्रॉपर वीडियो होना चाहिए, इस तरह की जांच होनी चाहिए, मीडिया को आप अंदर भेजिए कि जिससे दिखा पाएँ देश की जनता को कि आखिर असलियत क्या है। तो कई सारी खामियां यहाँ दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से दिखती हैं। खैर, इसके बाद आप अगर देखें तो कई सारे और भी इसमें चीज़ें एडिशनल लगाई गई हैं। बताया गया है कि सुपीरियर स्पेसिफिकेशन के लिए यहाँ पे एंटीक आइटम्स पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये कोई ऐसे पहला इस तरह का केस नहीं है। आप देखें तो देश में कई बार ऐसे जो मुद्दे हैं जहाँ पे जनता का पैसा खर्च किया जाता है, इस तरह के सामने आते हैं। एक और सीएम हाउस है जिसके बारे में बात उठी थी, वो है केसीआर का जो सीएम हाउस तेलंगाना में 50 करोड़ का पैलेशियल 9 एकड़ बंगलो प्रगति भवन पे उनका, उसमें बुलेट प्रूफ बाथरूम बनाया गया नवंबर 2016 के अंदर। इसके बाद आप मध्य प्रदेश का केस ले लीजिए। मध्य प्रदेश के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे कमलनाथ, उन्होंने 7 करोड़ रुपए खर्च किए अपने सीएम हाउस को रिफर्बिश करने में। किस तरह से उन्हें बनाना था वो सीएम हाउस, कि यहाँ पे उन्होंने कहा था कि उसमें जो इम्पोर्टेंट रेनोवेशन है जिसको कराना ज़रूरी है वो है सीएम हाउस की नई बिल्डिंग बनाने का, जिसको एक कॉर्पोरेट लुक देना चाहिए। तो वो कॉर्पोरेट लुक देने में करीबन 7 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 30 करोड़ एटलीस्ट यहाँ पे खर्च किया गया, ये बताया जाता है कई मीडिया आउटलेट्स के द्वारा भी उनकी रिपोर्ट्स में। गवर्नमेंट बंगलोज बनाने के लिए 28 मिनिस्टर्स के 30 करोड़ रुपए अलग से जो कैबिनेट में थे, सीएम जो कमलनाथ थे उस समय मध्य प्रदेश के, उनकी कैबिनेट में, तो 30 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किया गया। लेकिन आप ये देखिए, कंस्ट्रक्शन जो था इस बंगले का जिसके 7 करोड़ रुपए लगाए गए, ये पूरा हो नहीं पाया था। उससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, और उसके बाद जो बंगला कमलनाथ अपने लिए बनवा रहे थे वो आगे आने वाले जो मुख्यमंत्री बन रहे थे मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान, उनको दे दिया गया था, उनको मिल गया था। तो इस तरह के जो केसेस हैं शीश महल के, वो भारत में कई सारे अलग अलग शीश महल बने। कई ऐसे सीएम हैं जिनके बंगलों में ऐसे केसेस आते हैं। और ये जो आरटीआईज़ हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई अगर सही जगह सही समय पर लगा दी जाए तो क्या पता कितने सारे ऐसे सीएम हाउसेज हों जो इसी तरह से जनता की जो मेहनत की कमाई है उससे बनाए जा रहे हैं। खैर, शीश महल की जो कंट्रोवर्सी है, दिल्ली इलेक्शन से ज़्यादा दिल्ली इलेक्शन में शीश महल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेरोज़गारी दिल्ली के युवा की। पानी नहीं आता है, लाइट नहीं आती है, कई ऐसे इलाके हैं राजधानी के अंदर आज भी। क्राइम रेट दिल्ली का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वुमेन क्राइम में दिल्ली अव्वल नंबर पे है। करप्शन जो है छोटे छोटे दफ्तरों से लेकर पूरे सिस्टम में जो फैला है, यमुना की सफाई है,
इन मुद्दों पर दिल्ली का चुनाव होना चाहिए, लेकिन विडंबना बस यही है कि शीश महल के आसपास ये कंट्रोवर्सी जो है वो घूम कर रह गई है। तो आज हमने सोचा आपको क्यों ना शीश महल के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाए कि आखिर क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं दोनों ही पार्टीज़ के द्वारा, क्या सीएजी की रिपोर्ट कहती है, और इसके पहले अरविंद केजरीवाल जी ने भी खुद शीला दीक्षित के ऊपर क्या आरोप लगाए थे, उनके बंगले में क्या था, और कैसे जितने दिल्ली के सीएम रहे हैं उनके बंगलों में क्या क्या कंट्रोवर्सीज उनके साथ जुड़ी रही हैं। दोस्तों ये था आज का एपिसोड। और भी कोई जानकारी आपके पास हो कमेंट बॉक्स आपके लिए ज़रूर दीजिएगा। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।